नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो आप मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मदद करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको मेरे द्वारा कही कहानियाँ कैसी लग रही हैं और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। मैं लाती हूँ आपके लिए हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। रवींद्रनाथ टैगोर या रवींद्रनाथ ठाकुर को साहित्य में रुचि रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है। आज जो पुस्तक के कुछ अध्याय मैं पढ़ने वाली हूँ वो उनकी किताब गल्प सल्प का अनुवाद है। आइए सुनते हैं उनकी लिखी गल्प सल्प पुस्तक के हिंदी अनुवाद की पहली कहानी, विज्ञानी। नाना जी, नीलू बाबू को तुम इतना अधिक क्यों पसंद करते हो? मैं तो समझ ही नहीं सकती। ये प्रश्न संसार का सबसे कड़ा प्रश्न है। इसका ठीक उत्तर विरले लोग ही दे सकते हैं। तुम अपनी पहेली रहने दो। ऐसे भुलक्कड़ और लापरवाह आदमी को स्त्रियां देख नहीं सकती। ये तो तुमने सर्टिफिकेट दे दिया। तुम जानते नहीं हो वे बात बात में किस तरह ऊधम मचा देते हैं। जो चीज हाथ के पास ही रहती है वह उनके हाथ में आती ही नहीं। उसे वे मोहल्ले मोहल्ले में ढूंढते फिरते हैं। ऐसे आदमी पर क्यों भक्ति है बताओ तो। सुनो, जो चीज हाथ के पास ही रहती है वही सबसे दूर की चीज है। इसको कितने लोग जानते हैं, फिर भी वे निश्चिंत हो रहते हैं। कोई दृष्टांत दे दो तो समझूं। जैसे तुम हो। मुझे तुम ढूंढने से क्या पाते नहीं हो? ढूंढने से पा जाता तो रस ही नहीं रहता। जितना ढूंढता हूँ उतना ही अवाक हो जाता हूँ। फिर वही तुम्हारी पहेली। कोई उपाय नहीं है बच्ची। मेरे लिए आज भी तुम सहज नहीं हो, नित्य ही नहीं हो। कुसुमी ने नाना जी के गले से लिपटकर कहा। नाना जी, ये बात सुनने में अच्छी लग रही है। वह बात रहने दो। नीलू बाबू के मकान में कल कैसा उधम मचा हुआ था वह खबर विधु मामा के मुंह से सुन लो ना। क्या मामा जी, क्या हुआ था? कहिए। अद्भुत बात। विधु मामा ने कहा, मोहल्ले में अफवाह फैल गई, नीलू बाबू की कलम मिल नहीं रही है। खोज होने लगी। मसहरी की छत तक खोज होती रही। तब मोहल्ले के माधु बाबू को बुलाया गया। उन्होंने कहा, अजी माधु, मेरी कलम कहाँ है? माधु बाबू ने कहा, मैं जानता तो खबर देता। धोबी बुलाया गया। हारू नाऊ की बुलाहट हुई। घर भर के सब लोग जब आशा छोड़ चुके थे तब उनके भांजे ने आकर कहा, कलम तो तुम्हारे कान में ही अटकाई हुई है। जब कोई भी संदेह नहीं रह गया तब भांजे के गाल में एक थप्पड़ लगाकर वे बोले, मूर्ख कहीं का, जो कलम ढूंढने से नहीं मिल रही है उसको ही ढूंढ रहा हूं। रसोई घर से स्त्री निकल आई, बोली, सारे मकान में तुमने ऊधम मचा रखा है। नीलू बोले, जिस कलम को चाहता हूं उसे ढूंढने से पा नहीं रहा हूं। तब भाभी ने कहा, जिसे पा चुके हो उसी से काम चला लो। जिसको तुम पा नहीं सके हो उसे तुम कहीं भी न पाओगे। नीलू बोले, कम से कम कुंडू जी की दुकान पर तो वह मिल ही सकती है। भाभी ने कहा, नहीं जी, दुकान पर वह माल नहीं मिलता। नीलू ने कहा, तब तो वह चोरी हो गई है। तुम्हारी वे सभी चीजें तो चोरी हो गई हैं जिसे तुम आंखों से देख नहीं सकते। अब चुपचाप इसी कलम को लेकर लिखो। मुझे भी घर का काम धंधा करने दो। मोहल्ले भर के लोगों को तुमने व्याकुल कर दिया। एक मामूली कलम मैं क्यों नहीं पाऊंगा? बिना पैसे की नहीं मिलती, इसीलिए। रुपया दूंगा। अरे भूतो। जी सरकार। रुपये की थैली तो ढूंढने से मिलती ही नहीं। भूतों ने कहा, वह तो आपके कुर्ते के पॉकेट में ही थी। क्या ऐसी बात है? पॉकेट खोलकर देखा, थैली उसी में है।
थैली में रुपया नहीं है। रुपया कहाँ चला गया? रुपया ढूंढने के लिए बाहर गए, फिर धोबी को बुला भेजा। मेरे पॉकेट की थैली से रुपया कहाँ चला गया? धोबी बोला, मैं क्या जानूं, वह कुर्ता तो मैंने नहीं धोया। उस्मान दर्जी बुलाया गया। मेरी थैली से रुपया कहाँ चला गया? उस्मान बिगड़ उठा, बोला, आपके लोहे के संदूक में है। दायाद के घर से स्त्री लौट आई, बोली, क्या हो गया है? नीलमणि ने कहा, मकान में डाकू पाला गया है, पॉकेट से रुपया ले गया। स्त्री ने कहा, हाय रे भाग्य, उस दिन तो मकान मालिक को मकान का किराया 35 रुपये चुकता दिया था। ऐसी बात है क्या? मकान मालिक ने मकान छोड़ देने के लिए मेरे पास नोटिस भेजी थी, उसके बाद ही तो तुमने किराया चुका दिया था। ये कैसी बात कहती हो? मैंने तो बहादुर बागान में नीमचांद हालदार के पास जाकर उसका मकान किराए पर ले लिया है। स्त्री ने कहा, बहादुर बागान किस जगह, किस चूल्हे में है? नीलमणि ने कहा, ठहरो, सोच लेता हूं। वह किस गली में है, उसका नंबर क्या है, ये तो याद ही नहीं पड़ता, किंतु उसके साथ लिखा पढ़ी हो गई है, 1.5 साल के लिए किराए पर लेना पड़ेगा। स्त्री ने कहा, तुमने ये अच्छा नहीं किया है, अब 2 मकानों का किराया कौन संभालेगा? नीलमणि ने कहा, ये बात तो चिंता की नहीं है, मैं सोचता हूं मकान का नंबर क्या है, वह किस गली में है। मेरे नोटबुक में बहादुर बागान का मकान दर्ज किया हुआ है, किंतु याद नहीं पड़ता कि गली का नंबर लिखा है या नहीं। तो तुम अपना नोटबुक निकालो ना। मुश्किल तो ये हो गई है कि इधर 3 दिन से नोटबुक ढूंढने से मिल ही नहीं रही है। भांजी ने कहा, मामा याद नहीं है, उसे तो तुमने दीदी को दिया था स्कूल की कॉपी लिखने के लिए। तेरी दीदी कहाँ चली गई है? वे तो चली गई हैं इलाहाबाद, मौसा जी के घर। देखता हूं मुश्किल में डाल दिया, अब कहाँ ढूंढ कर पाऊंगा कौन गली कौन नंबर है। ऐसे ही समय में नीमचांद हालदार का मुनीम आ धमका। वह बोला, मैं बहादुर बागान के मकान का किराया मांगने आया हूं। किस नंबर का? वही जो शिबू समाददार की गली में 13 नंबर का मकान है, उसी का। अब बच गया, बच गया। सुनती हो कारमी, 13 नंबर शिबू समाददार की गली। अब कोई चिंता की बात नहीं है। सुनकर मेरा क्या लाभ होगा? एक ठिकाना तो मिल गया। वह तो मिल गया, अब तुम 2 मकानों का किराया कैसे संभालोगे? इस बात पर पीछे विचार किया जाएगा, किंतु मकान का नंबर है 13, गली का नाम है शिबू समाददार की गली। मुनीम जी का हाथ पकड़कर बोला, भैया तुमने मेरी प्राण रक्षा कर दी। तुम्हारा नाम क्या है बता दो, मैं नोटबुक में नोट कर रखूं। पॉकेट पर हाथ चिपका कर बोला, ओहो ये क्या, नोटबुक तो इलाहाबाद में है। अच्छा कंठस्थ कर रखूं, 13 नंबर शिबू समाददार की गली। कुसुमी ने कहा, कलम खो देने की ये घटना तो साधारण है। जिस दिन उनके एक पैर का चप्पल खो गया था, ढूंढने से मिल ही नहीं रहा था, उस दिन नीलमणि बाबू के मकान पर कैसा दैत्य दल का सा उपद्रव मचा दिया गया था। यहाँ तक कि उनकी स्त्री ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी। नौकर चाकरों ने संगठित होकर एक स्वर से कहा, यदि चप्पल के बारे में उनके ऊपर संदेह किया जाता है तो इस हालत में नौकरी से इस्तीफा देकर हम चले जाएंगे। वह चप्पल ऐसी थी कि उसमें 3 चकती लगी हुई थी। मैंने कहा, यह समाचार मेरे भी कानों तक पहुंच गया था। मैंने देख लिया कि ये मामला उलझता जा रहा है, तब मैं चला गया नीलू बाबू के घर। मैंने कहा, भाई साहब तुम्हारा चप्पल क्या खो गया है? वह बोला, भैया खो नहीं गया है, कोई चुरा ले गया है, इसका प्रमाण मैं दे सकता हूं। प्रमाण का नाम सुनते ही मैं डर गया। वह वैज्ञानिक है,
1, 2, 3 के क्रम से लगातार जब वह प्रमाण देने लगेगा तो मेरा नहाना खाना नष्ट हो जाएगा। मुझे कह देना पड़ेगा, निश्चय ही चोरी चला गया है। किंतु ऐसे आश्चर्यजनक चोर का अड्डा कहाँ है कि एक पैर का चप्पल चुराता फिरता है? मैं जान लेना चाहता हूँ। नीलू ने कहा, यही है तर्क करने का विषय। इसी से यह सिद्ध हो जाता है कि चमड़े का दाम बढ़ गया है। मैंने देखा इसके बाद अब कोई बात न चलेगी। मैंने कहा, नीलू भाई, तुमने असल बात पकड़ ली है। आजकल सब कारोबार बाजार पर निर्भर है। इसीलिए मैंने देखा है कि मलिक बाबू भी ड्योढ़ी पर 5-7 दिनों के अंतर में मोची दरबान के नगौरे जूते में सुख तल्ला लगाने के बहाने आया करता है। उसकी दृष्टि राह पर चलने वाले लोगों के पैरों पर लगी रहती है। इस प्रकार कुछ समय के लिए मैंने उनको शांत कर दिया था। उसके बाद वही चप्पल बिछावन के निचले भाग से निकल पड़ा था। नीलू का प्यारा कुत्ता उसको लेकर फाड़ फूड़ दिया था। इस चप्पल का पता लग जाने से नीलू को सबसे ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि इससे उसका प्रमाण नष्ट हो गया। कुसुमी ने कहा, अच्छा नाना जी, कोई मनुष्य इतना बड़ा मूर्ख कैसे हो जाता है? मैंने कहा, ऐसी बात मत कहो बच्ची, वह गणित शास्त्र का विद्वान है। गणित करते करते उसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो गई है कि वह साधारण लोगों की नजर में नहीं पड़ती। कुसुमी ने नाक भौं चढ़ाकर कहा, अपना गणित लेकर वे क्या करते हैं? मैंने कहा, आविष्कार करते हैं। चप्पल क्यों खो जाता है, इसका कारण सदा उनको ढूंढने पर नहीं मिलता, किंतु चंद्र में ग्रहण लगने में चतुर्थ सेकंड की भी देर क्यों होती है, ये बात उनके गणित से पकड़ ली जाएगी। आजकल वे यही प्रमाणित करने में व्यस्त हो रहे हैं कि जगत में ग्रह तारे कोई भी पदार्थ घूमते नहीं हैं, वे तो केवल उछल कूद मचा रहे हैं। इस संसार में करोड़ों की संख्या में पतंगे छोड़ दिए गए हैं। इसके अकाट्य प्रमाण उनके खाते में भरे पड़े हैं। प्रमाणों के विषय में कोई उनसे बात करता ही नहीं, क्योंकि वे उन सबको निकालने लगेंगे, यही आशंका रहती है। कुसुमी ने अतिशय विरक्त होकर कहा, उनके सभी काम अस्वाभाविक हैं। खाना पहनना छोड़कर फतिंगों की उछलकूद नाप नाप कर गणित कर रहे हैं। ऐसा न होने से उनकी ऐसी दशा ही क्यों होती? मैंने कहा, उनकी घर गृहस्थी के धंधे नियम से एक प्रकार से नहीं होते होंगे, उलट पलट कर उछल कूद कर चलते हैं। कुसुमी ने कहा, अब मेरी समझ में बात आ गई कि इस मनुष्य की कलम क्यों खो जाती है। एक पैर का चप्पल भी ढूंढने से क्यों नहीं मिलता, और तुम भी उनको क्यों इतना प्यार करते हो। जितने भी पागल सनकी हैं, उनके ही ऊपर तुम्हारा प्रेम रहता है, और वे ही लोग तुम्हारे चारों तरफ आकर भीड़ लगाते हैं। देखो बच्ची, सबके अंत में मैं तुमको एक बात बताए देता हूँ। तुम सोचती हो नीलू अभागे को लेकर तुम्हारी भाभी क्रोध में ही पड़ी रहती है। तुमको मैं गुप्त रूप से बता देता हूँ, बात बिल्कुल ही उल्टी है। उसका ये अव्यवस्थित भुलक्कड़ स्वभाव देखकर ही वे मोहित हैं। मेरी भी वही दशा है। अध्याय 2, राजा का मकान। कुसुमी ने पूछा, नाना जी, इरुमाली की बुद्धि शायद बहुत तेज थी। जरूर थी, तुमसे अधिक तेज थी। कुसुमी ठिठक गई, थोड़ी सी लंबी सांस लेकर बोली, ओह, शायद यही कारण है कि उन्होंने तुमको वश में कर लिया था। तूने तो ये उल्टी ही बात कह दी। बुद्धि के द्वारा कोई किसी को वश में करता है? तो कैसे करता है? करता है अज्ञानता से। सबके भीतर एक स्थान में एक मूर्ख डेरा जमाकर बैठा रहता है।
उसी जगह अच्छी तरह मूर्खता को परिचालित कर सकने से मनुष्य को वश में कर लेना सहज हो जाता है। यही कारण है कि प्रेम करने को मन को फुसलाना कहते हैं। किस तरह किया जाता है बता दो ना। मैं कुछ भी नहीं जानता, क्या होता है यही जानता हूँ, वही तो कहने जा रहा था। अच्छा कहो। मुझ में एक कमजोरी है, मैं सभी बातों से आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। ईरू ने उसी जगह मुझे प्रभाव में डाल दिया था। वह मुझे प्रत्येक बात में चकित कर देता था। किंतु इरुमाली तो तुमसे छोटे थे। कम से कम 1 वर्ष छोटे थे, किंतु मैं उनकी उम्र की था नहीं पाता था। वह मुझे इस तरह संचालित करता था मानो मेरे दूध के दांत अभी उगे ही नहीं हैं। मैं उसके सामने मुंह बाए ही रहता था। भारी मजेदार बात है। मजेदार तो अवश्य ही है। अपने किसी 7 मंजिला वाले राजा के मकान के संबंध में उसने मुझे परेशानी में डाल दिया था। कोई उसका पता ही नहीं पा रहा है। एकमात्र वही राजमहल का पता जानता है। मैं 3rd नंबर रीडर पढ़ता था। मास्टर साहब से मैंने पूछा था। मास्टर साहब ने हंसकर मेरा कान मल दिया था। मैंने ईरू से पूछा, राजमहल कहाँ है, मुझे बता दो ना। वह अपनी आंखों को विस्फारित करके बोला, इसी मकान में ही। मैं उसके मुंह की तरफ मुंह फाड़कर ताकता रहा। मैंने पूछा, इसी मकान में कहाँ है, मुझे दिखा दो ना। वह कहता, मंत्र न जाने बिना तुम देखोगे कैसे। मैंने कहा, मंत्र मुझे सिखा दो ना, मैं तुमको कच्चा आम काटने वाली सितूही दूंगा। उसने कहा, मंत्र सिखाने का निषेध है। मैंने पूछा, सिखा देने से क्या होता है। वह केवल कहता, अरे बाप रे। मंत्र सिखा देने से क्या होता है मैं जान ही नहीं सका। उसकी भावभंगी देखकर शरीर कांपने लगता था। मैंने निश्चय कर लिया था कि एक दिन जब ईरू राजमहल में जाएगा तब मैं छिपकर उसके पीछे पीछे जाऊंगा। किंतु वह उस समय राजमहल में जाता था जिस समय मैं स्कूल में चला जाता था। एक दिन मैंने पूछा था, किसी दूसरे समय जाने से क्या होता है। फिर वही जवाब मिला, अरे बाप रे। जिद करने के लिए साहस ही नहीं होता था। मुझे आश्चर्य में डालकर ईरू अपने को एक महान व्यक्ति समझता था। शायद एक दिन स्कूल से लौटते ही वह बोल उठा, ये कैसा प्रलय कांड है। व्यस्त होकर मैंने पूछा, कैसा कांड। उसने कहा, मैं नहीं बताऊंगा। उसने ये अच्छा ही किया। कान से मैं सुन लेता कोई एक कांड तो मन में बराबर वह प्रलय कांड घूमता रहता। ईरू हंत दंतर नामक मैदान में चला गया था जब मैं सो रहा था। वहां पक्षीराज रहता है जो घोड़े पर चढ़कर चरता हुआ घूमता है। मनुष्य को अपने पास पाते ही वह एकदम उड़ाकर बादलों में ले जाता है। मैं हाथ की ताली बजाकर कहने लगा, ये तो बड़ी मजेदार बात है। वह बोला, मजेदार बात तो अवश्य ही है। अरे बाप रे। कौन सी विपद उपस्थित हो जाती मैंने नहीं सुना। उसके मुंह की भंगी देखकर मैं चुप हो रहा। ईरू ने परियों को घर गृहस्थी का काम करते देखा था, कोई बहुत दूरी पर नहीं। हमारी पोखरी के पूरब किनारे जो चीनी बट वृक्ष है उसकी ही मोटी मोटी जड़ों के अंधकार के बीच में परियों को उसने देखा था। उनके लिए फूल तोड़कर उसने उनको वश में कर लिया था। वे फूलों के मधु के अतिरिक्त और कुछ भी आहार नहीं करती। ईरू का परी के घर जाने का एकमात्र समय वही था जबकि हमें दक्षिण के बरामदे में नीलकमल मास्टर से पढ़ने के लिए बैठ जाना पड़ता था। ईरू से मैंने पूछा था, किसी दूसरे समय जाने से क्या होगा। ईरू ने कहा, परियां तितली बनकर उड़ जाती हैं। और भी बहुत सी आश्चर्यजनक चीजें उसकी झोली में थीं, किंतु सबसे बढ़कर आश्चर्य वही न दिखाई पड़ने वाला राजमहल पैदा कर देता था।
वह तो एकदम हमारे मकान में ही था, शायद मेरे सोने के कमरे में ही, किंतु मैं तो इसका कुछ भेद जानता ही नहीं था। छुट्टी के दिन दोपहर के समय ईरू के साथ आम पेड़ के नीचे मैं चला जाता था। वह कच्चे आम तोड़ देता था, उसको मैं अपनी बहुमूल्य घिसी हुई सितुही दे देता था। वह ऊपर का छिलका छील कर निकाल देता। फिर हम शुल्फे के साग के साथ बैठे बैठे कच्चा आम खाने लगते थे, किंतु ज्यों ही मंत्र का प्रसंग मैं उठाता त्यों ही वह बोल उठता था, अरे बाप रे! उसके बाद मंत्र और महल कहाँ चला गया, कहाँ नहीं जाता। ईरू सयाना हो गया। राजमहल ढूंढने की मेरी भी उम्र बीत गई। वही मकान बिना पता ठिकाने का रह गया। दूर के राजभवन मैंने अनेक देखे हैं, किंतु घर के पास का राजभवन, अरे बाप रे! अध्याय 3 बड़ी खबर। कुसुमी बोली, आपने कहा था आजकल के युग के जितने भी बड़े बड़े समाचार हैं उन्हें आप मुझे सुनाइएगा, नहीं तो मेरी उचित शिक्षा कैसे होगी नाना जी। नाना जी ने कहा, बड़े बड़े समाचारों की झोली लेकर उसे कौन ढोता फिरेगा, उसके भीतर तो बहुत कूड़ा भरा पड़ा है, उनको निकाल दो ना। निकाल देने से बहुत थोड़ा सा बाकी रहेगा, तब तुमको मालूम होगा कि ये छोटा सा समाचार है, किंतु असल में वही विशुद्ध समाचार है। तुम मुझे विशुद्ध समाचार ही सुनाओ। सुनाऊंगा। तुमको यदि बीए पास करना होता तो अपने टेबल पर कूड़े का ढेर लगा देना पड़ता। अनेक निरर्थक बातें, अनेक मिथ्या बातें अपनी कॉपी में लिखना पड़ता और लाद कर घूमना पड़ता। कुसुमी ने कहा, अच्छा नाना जी, वर्तमान काल की जो सबसे बड़ी खबर हो उसे ही तुम आज मुझे बिल्कुल छोटी बनाकर सुनाओ, देखूंगी कि तुम्हारा ज्ञान कैसा है। अच्छा सुनो। शांतिपूर्वक कामकाज चल रहा था। व्यापारी की नाव जा रही थी। पाल और डाण में भयंकर विवाद चलने लगा। डाणों का दल कांपते कांपते माझियों की विचार सभा में जा पहुंचा। बोला, ये हालत तो ऐसी है कि अब सही नहीं जाती। तुम्हारा घमंडी पाल छाती फुलाकर हमें छोटा आदमी कहा करता है, क्योंकि हम दिन रात नाव के निचले हिस्से में बंधे रहकर जल को ठेलते ठेलते चला करते हैं। वे चलते हैं अपने मन की मौज से, किसी के हाथ के सहारे की आशा नहीं रखते। इसी कारण वे बड़े आदमी हो गए। तुम फैसला कर दो कि किसकी कद्र ज्यादा है। हम यदि नीच हैं तो संगठित होकर एक साथ काम से इस्तीफा दे देंगे, देखेंगे कि तुम नाव कैसे चलाते हो। माझी ने देखा कि ये तो विपदा आ गई। वह उन सब डाणों को चुपके चुपके एकांत स्थान पर आड़ में ले गया और बोला, भाइयों, उसकी बातों का ख्याल मत करना, वह तो बिल्कुल ही व्यर्थ की बातें कहा करता है। तुम वीर लोग प्राणों की बाजी लगाकर परिश्रम न करते तो नाव तिल भर भी न चलती, और पाल जी तो अपनी मंजिल पर दिखावटी बाबूगिरी करते रहते हैं। ज्यों ही जरा भी तूफानी हवा बहने लगती है त्यों ही अपना काम बंद कर देते हैं और सिकुड़कर नाव की छाजन के ऊपर पड़ जाते हैं। तब उनका फड़फड़ाना बंद हो जाता है, कोई आहट ही नहीं मिलती। किंतु सुख में, दुख में, आपत्ति विपत्ति में, राहघाट में तुम लोगों पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। पाल जी की नवाबी के उस बोझ को जब तब तुम्ही लोगों को खींचना पड़ता है। कौन तुम लोगों को नीच कहने वाला है? ये कहकर माझी को डर लगा कि ये बातें शायद पाल के कानों तक पहुंच गई हैं। वह पाल के पास गया, उसके कान में फुसफुसा कर कहने लगा, पाल जी, तुम्हारे साथ किसी की तुलना की जाए? कौन कहता है कि तुम नाव चलाते हो? ये काम तो मजदूरों का है। तुम तो अपनी मौज से चलते हो और तुम्हारे यार दोस्त तुम्हारे ही इशारे से तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। इन डाणों की नीचता पर तुम ध्यान मत देना भाई। उन्हें मैंने इस तरह कसकर बांध रखा है कि वे जितनी भी उछल कूद क्यों न मचाते रहें, उन्हें काम करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है।
ये बात सुनकर पाल फूल उठा, बादलों की तरफ ताकता हुआ जम्हाई लेने लगा, किंतु लक्षण अच्छे नहीं हैं। डाढ़ों की हड्डियां दृढ़ हैं, अभी तो झुके हुए हैं, किसी समय खड़े हो उठेंगे और झपेटा लगाने लगेंगे, तब पाल का गुरूर चूर चूर हो जाएगा। मालूम हो जाएगा कि डांड ही नाव चलाने वाले हैं, चाहे आंधी हो, बौछार हो, ज्वार हो, भाटा हो। कुसुमी ने कहा, बस यही थी तुम्हारी बड़ी खबर, इसके सिवाय और कुछ नहीं है, तुम तो मजाक कर रहे हो। नानाजी ने कहा, अभी तो ये बात मजाक सी ही मालूम पड़ रही है, देखते देखते यही एक दिन अवश्य ही बड़ी खबर बन जाएगी। तब क्या होगा? तब तुम्हारे नाना जी उन डाणों के साथ ताल मिलाने का अभ्यास करने लगेंगे। और मैं? जहां डांड जरा अधिक कचकच आवाज करने लगेंगे, वहां ही तुम जरा तेल लगा दोगी। नाना जी ने कहा, विशुद्ध खबर छोटी ही होती है, जैसे बीज। डाल तना को लेकर बड़ा वृक्ष पीछे आता है। अब तो समझ गई? कुसुमी बोली, हाँ समझ गई। उसका चेहरा देखने से यही समझ में आया कि वह समझ नहीं सकी है, किंतु कुसुमी में एक गुण है, नाना जी के सामने वह कभी सहज ही में मान लेना नहीं चाहती कि वह कुछ भी नहीं समझ सकी है। इरू से भी उसकी बुद्धि कम है, इस बात को दबा रखना ही अच्छा है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी हुई बांग्ला किताब गल्प सल्प का हिंदी अनुवाद, रविंद्र का हास्य विनोद के कुछ अध्याय। इसके आगे के अध्याय लेकर मैं आपके सामने जल्द प्रस्तुत होंगी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, इन कहानियों को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।